सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में इस साल से गैर सनातनियों के प्रवेश पर बैन रहेगा। बीकेटीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि इस साल बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में गैर सनातनी नहीं जा सकेगा। चार धाम यात्रा का अप्रैल महीने से क्योंकि यात्रा की शुरुआत हो रही है, बीकेटीसी की बैठक में चार धाम यात्रा को लेकर कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें धामों में यात्रा पूर्व व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, ऋषिकेश से ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति शिविर कार्यालय खोलने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही धामों में निर्धारित दूरी तक मोबाइल को बैन किए जाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और बीकेटीसी की बैठक में बद्री केदार में गैर सनातनी पर बैन लगाया गया। इस साल से अब गैर सनातनी नहीं जा सकेंगे। और अब बात कर रहे हैं गैरसैंण में बजट सत्र की। गैरसैंण में बजट सत्र का आज दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा है। हालांकि इसी हंगामे के बीच ही सरकार ने 11 विधेयक पास कराए हैं, जिसमें उत्तराखंड दुकान और संशोधन विधेयक, उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक प्रमुख हैं। इसके साथ ही सदन में कैग की रिपोर्ट भी रखी गई थी, तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पर भी कांग्रेस विधायकों ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को सदन में वन कानूनों और जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा जोरदार तरीके से सदन में उठाया गया। हालांकि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के विधायक एक स्वर में बोलते नजर आए, लेकिन वन कानूनों को लेकर वन मंत्री सत्ता पक्ष के विधायकों के सवालों से ही घिर गए हैं। आइए इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल में तब अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब विपक्ष तो दूर, वन मंत्री सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल से ही घिरते नजर आए। इस पर विपक्षी विधायक भी चुटकी लेते हुए नजर आए। विधायक खजान दास ने वन कानूनों को लेकर मंत्री से सवाल किया और पूछा कि क्या देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कानून लागू होते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ प्रोजेक्ट को तेजी से स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन उत्तराखंड में फॉरेस्ट एक्ट के चलते सड़कें सालों तक अटकी रहती हैं। पहाड़ों में जंगली जानवरों से फसलों और इंसान को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी सदन में गूंजा। विधायक खजान दास, महेश जीना और विनोद कंडारी ने इस मुद्दे पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। गाँव में आ रहे हैं, अभी भी लगातार मेरे गाँव के लोगों के फोन आ रहे हैं कि यहाँ लेपर्ड दिख रहा है, यहाँ पर बाघ दिख रहा है। तो इसलिए मैंने आज सदन में प्रश्न उठाया था कि जो जंगली जानवरों का आतंक है, चाहे वो तेंदुआ हो, बाघ हो, चाहे सुअर हो, सुअर की संख्या बड़ी बढ़ रही है, तो इसलिए सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का मैंने प्रयास किया। तो सरकार ने मुझे आश्वस्त किया है कि जंगली जानवरों का जो आतंक है इसको कम करने का या इस समस्या का समाधान करने का काम किया जाएगा। तो वहाँ पर जब भी हम किसी और एजेंसी से वहाँ पर सड़कें बनाने जाते हैं, फॉरेस्ट वाले काम नहीं करने देते हैं। हालांकि अभी एक फॉर्मूला हमने निकाला है कि एमडीडी से हम फॉरेस्ट को पैसा ट्रांसफर करके फॉरेस्ट अपनी रोडें बनाएगा, लेकिन आज मेरा वही ऑब्जेक्शन था कि जब आपने अपनी बैरिकेटिंग कर दी है, बाकायदा फिनिशिंग कर दी है, और उसके बाद उसे बाहर अगर सड़कें तो उनको बना देना चाहिए। वो थोड़ा सा एक प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न की जो मेन बॉडी थी उसके दायरे से बाहर का प्रश्न था, लेकिन वो चूंकि बहुत महत्वपूर्ण था, विषय था वन संरक्षण अधिनियम के कारण जो विकास की योजनाएं अटकी हुई। जवाब में वन मंत्री ने कहा कि बीते कुछ समय से फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया में तेजी आई है। सदन में आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पिछले साल लोक निर्माण विभाग, पेयजल और विद्युत समेत 6 विभागों के कुल 713 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के हमले रोकने के लिए सरकार गंभीर है। भालुओं के व्यवहार में परिवर्तन के लिए WII ने स्टडी कराई जा रही है। हम लोग फसलों के नुकसान के बारे में मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने इसमें, सरकार ने
भालू के द्वारा फसल को नुकसान करने का भी हम लोग प्रयास करने की आ जाए। और सल्ट विधानसभा के बारे में जानता है, इसको मालूम कर दिया जाएगा कि आखिर सल्ट विधानसभा में आपकी क्या आवश्यकता है, उसको परीक्षण करने के बाद तदनुसार धन की उपलब्धता के साथ कार्रवाई की। हालांकि कई सवालों पर मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर स्पीकर ने भी हस्तक्षेप करते हुए सरकार से ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता से जवाब देने की अपील की। कुल मिलाकर वन कानून, फॉरेस्ट क्लियरेंस और जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे जैसे मुद्दों को लेकर सदन में आज सरकार को कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। गैरसैंण से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां नजर आई हैं। ये गंभीर खामियां सामने आई हैं उत्तराखंड से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला ये एकमात्र शहर है। देहरादून के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। 2027 से आपको बता दें कि अगर हम देखें 2023 से लेकर के और 2027 के बीच का जो गैप है, इस पीरियड में 737 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन मात्र 634 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके, जिससे स्पष्ट है कि स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। इसके साथ ही रिपोर्ट में 22 प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें से अधिकांश योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट में काम अधूरा होने के बावजूद पूरा भुगतान का भी मामला सामने आया है। उत्तराखंड विधानसभा में नमामि गंगे की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट में गंगा सफाई और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मॉनिटरिंग और गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। नमामि गंगे योजना की शुरुआत साल 2014 से केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए की थी। इस मिशन के तहत गंगा में गिरने वाले सीवर को रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, घाटों का विकास और नदी के पानी को प्रदूषित रहित करना था। इसकी ऑडिट रिपोर्ट जैसे ही विधानसभा पटल पर रखी गई, कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नमामि गंगे की ऑडिट रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कई जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मॉनिटरिंग तय मानकों के अनुसार नहीं हो पाई। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि कई एसटीपी में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं हुआ और जिन लैब से पानी की जांच कराई जा रही है, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि कुछ स्थानों पर गंगा के जल की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। गंगा के जीर्णोद्धार के लिए सीवेज सुविधाओं को सुदृढ़ में राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान न किया जाना, ये मेरा कागज नहीं है, ये ऑडिट है नमामि गंगे की। एसटीपी के संचालन में आपत्तियां वो लगा रहे हैं, ऑडिटर कह रहे हैं कि एसटीपी चल रहे हैं और यहाँ पर एसटीपी द्वारा सीवेज संशोधन में की गुणवत्ता खराब थी। अधिकांश एसटीपी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या भारत सरकार के मापदंडों का पालन नहीं किया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट का मतलब यही है कि मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय है और लगातार एसटीपी की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जब भी कोई रिपोर्ट सामने आती है तो उसी के आधार पर सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि कैग की रिपोर्ट ये सर्वाधिक करता है कि हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव है, कि हम निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे थे कि वाटर क्वालिटी क्या है। जो हमारे एसटीपीज है, एसटीपीज 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। गंगा के नाम पर शुरू हुई राजनीति का असर कहां तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल उठना भी लाजमी है कि पिछले 12 सालों से चल रही नमामि गंगे परियोजना में आज तक गंगा के पानी में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विदेशी मूल की एक महिला को बिना नागरिकता के जनजाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया
और उसे ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी तक बिठा दिया गया। इस मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग की गई और सदन में आमरण अनशन पर बैठने का भी ऐलान कर दिया गया। उन्होंने सरकार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देने का भी आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के लखपत बुटोला ने भी गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा सत्र के बीच कांग्रेस का सदन के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेताओं का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। वहीं विधानसभा कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को दिवाली खाल और जंगल चट्टी में बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद वहां कुछ देर तक पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गैरसैंण में आयोजित एक कार्यक्रम में अग्निवीर कैडेट्स से मुलाकात की। सीएम ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास करने वाले इन युवाओं से संवाद भी किया। यूथ फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम धामी ने कहा कि मैं भी सेना में जाना चाहता था, क्योंकि मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि परिवार से हूं। भले ही मैं सेना में नहीं जा पाया, लेकिन मैंने सेना के अनुशासन को अपनाया है। मैं चूंकि एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, तो हमारे यहाँ मैंने पहले कहा कि सबकी चाहत होती है, सभी नौकरी बाद में होती है, सेवा बाद में होती है। सेना में जाना एक बड़ा सम्मान माना जाता है, क्योंकि मैं परिवार में ऐसी स्थितियाँ थी कि मैं सैनिक तो नहीं बन पाया सीधे सीधे, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में भी हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो सेना से मुझे अनुशासन सीखने को मिला है, जीवन में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भावना जो हृदय में सेना के साथ रहने के कारण से बचपन से ही भर गई, वो इस क्षेत्र में भी उसका कहीं ना कहीं समाज और जो दैनिक जीवन है उसमें भी मैं उसको काम में लाऊं। आगे बढ़ते हैं। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते रसोई गैस आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक फिलहाल कॉमर्शियल सिलेंडर में सिर्फ अस्पताल, हॉस्टल और स्कूल को सप्लाई के ऑर्डर हैं, जबकि होटल इंडस्ट्री को रसोई गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शादियों के इस सीजन में होटल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई की बंदी का असर दिखने लगा है। देहरादून के एक होटल के जनरल मैनेजर का कहना है कि उनके होटल में कॉन्फ्रेंस पार्टी से लेकर शादी भी होती है और हर दिन 5 से 6 सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का बैकलॉग है। गैस एजेंसी से कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं होने से आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है। तो अंडर कंट्रोल है, बट अगर विदिन 1 और 2 दिन के अंदर अगर यही कंडीशन रही तो सारी जगह गैस बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। और जितनी भी होटल इंडस्ट्री हैं, जितनी भी होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं, छोटे होटल्स हैं, इवन और भी जहाँ पे डोमेस्टिक में भी ज़रूरत पड़ेगी, गैस की कमी हो जाएगी और खाना प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सरकार ने प्राथमिकता पर घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल को गैस सप्लाई के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही घरेलू गैस की भी 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं ली जा रही। जिला आपूर्ति अधिकारी बताते हैं कि घरेलू गैस का बैकलॉग पूरा करवाया जा रहा है। लोगों को पैनिक नहीं करना है। जैसे जैसे गैस की आपूर्ति हो रही है, सप्लाई करवाई जा रही है, लेकिन होटल इंडस्ट्री के लोगों को अगले आदेश तक अपने इंतजाम खुद करने होंगे। अभी तो फिलहाल हम ज्यादा जोर हमारा डोमेस्टिक में ही है, उपभोक्ताओं को ले, और होटल वालों के लिए अभी जो है थोड़ा क्राइसिस है। मतलब 19 किलो का जो कॉमर्शियल होते हैं वो अभी नहीं आ रही हैं, फिलहाल उनको मना किया गया है। अभी फिलहाल हम स्कूल और हॉस्टल वालों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हर सरकार ने जो है प्राथमिकता तय की है कि जो हमारे घरेलू गैस कनेक्शन है उनको टॉप प्रायोरिटी पे गैस सप्लाई की जाए। तो प्रथम प्राथमिकता यही है कि हम जो हमारे 7,81,000 कंज्यूमर्स हैं हमारे ज़िले के, घरेलू कनेक्शन है, उनको कंज्यूमर्स को हम गैस की सप्लाई दें, और ये सप्लाई हम लगातार दे रहे हैं। वैसे बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में एलपीजी आपूर्ति न होने से होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और अगर जल्द इस समस्या का समाधान न निकला तो हालात उत्तराखंड में भी खराब हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
विकासनगर में साइबर ठगों ने एक कारोबारी को फोन कर खुद को आरबीआई कर्मचारी बताया और पॉलिसी के पैसे रिलीज करने का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए ठग लिए। मलुकावाला में मंडी में आड़त का काम करने वाले विनोद कुमार से ठगों ने पॉलिसी के पैसे दिलाने के नाम पर कई किस्त में बैंक खाते में 30 लाख रुपया जमा करवाकर ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल से पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे साथ धोखाधड़ी करी। पहले किया कि कैपिटल गेम टैक्स के एवज में आपको 9 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट के सरकार के अकाउंट में तुम्हारे इतने पैसे डालने पड़ेंगे। इस तरह करके मेरे से 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। लगभग 30 लाख रुपए की धनराशि उस मैच्योरिटी अमाउंट को क्लियर कराने के लिए दी गई है, जिसमें कि जो भी पैसा है इनके द्वारा स्वयं जो है वो विभिन्न खातों में जो है जमा कराया गया है। इनकी तहरीर ली गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई है। जो भी इसमें खाते इन्वॉल्व है, मोबाइल नंबर इन्वॉल्व है, उनके संबंध में जांच की जा रही है और संबंधित एजेंसियों से मदद ली जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून की लाइफलाइन कही जाने वाली सुसवा नदी की हालत यह है कि अब लोग इसे कैंसर नदी तक बुलाने लगे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि शहर का सारा गंदा पानी अब इस नदी में ही जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देहरादून की लाइफलाइन कहे जाने वाली सुसवा नदी अब किस कदर दूषित है, ये यहाँ 10 मिनट खड़े रहने पर पता चल जाएगा। शहर की सारी गंदगी और सीवर का पानी इस नदी में आकर इसे काला कर चुका है। डोईवाला के सिमलांस ग्रांट इलाके में कई लोग तो अब इसे काली नदी या फिर कैंसर नदी तक कहने लगे हैं। तकरीबन 15,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में लोग इस कदर परेशान हैं कि किसी के परिवार में कैंसर है तो किसी को चर्म रोग हो गया है। दरअसल गांव के पास बह रही सुसवा नदी का पानी लोग खेती में इस्तेमाल करते हैं और इसी गंदे पानी में उग रही सब्जियों और अनाज का सेवन लोग करते हैं। जानवरों को भी यही पानी दिया जाता है। और ये सुसवा को बचाने के लिए हमारी संस्था की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि बिंदा नदी, रिस्पना नदी है, उसके बाद ये सुसवा बनती है देहरादून से और सारे सीवर के पानी इसमें डाल दिए गए और ये सीवर के पानी माँ गंगा को दूषित कर रहे हैं रायवाला में जाके। कैंसर तो है ये नदी की वजह से। अब इसका मेन रीजन तो यही है शायद ये नदी, क्योंकि इससे पहले नहीं था। 5-6 साल में ज़्यादा दिक्कत आई कैंसर की और पापा को था हमारे, उनके यूरिन में कैंसर था। 3 साल रहे वो, जब पता चला उनका तो 3 साल तक इलाज जब तक हम कर सके उनका 8-9 कीमो हो चुके। स्पैक संस्था बीते 8 सालों से सुसवा नदी के पानी की टेस्टिंग कर रही है। संस्था का मानना है कि सुसवा नदी में कैंसर देने वाले तत्व आ गए हैं, जो कि ग्राउंड वाटर के साथ मिल रहे हैं। स्थानीय लोग अब यहाँ खेती में दिलचस्पी नहीं रख रहे, बल्कि अपनी जमीनों की प्लॉटिंग करने लगे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एक जमाना हुआ करता था कि हम इस नदी, जो सुसवा नदी है, ये हमारे पास में होकर गुजर रही है, इसका हम पानी पीते थे और पूरा यूज करते थे, नहाने में, धोने में, खेती में। कोई बीमारी नहीं थी, सब साफ सुथरा चल रहा था। लेकिन अब हर गांव में 10-15 जो केस कैंसर के हो रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। तो उसमें आप देखिए, मरकरी आपका, क्रोमियम जैसे ऐसे एलिमेंट है जिनसे कैंसर तक हो सकता है। लेड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, अपने मानकों से 10 गुना तक है। वो पानी अगर उसमें जानवर पानी पिएगा ही नहीं, पहली बात तो ये। अब ये क्या है, लीच होके आपके एक्वीफर में जा रहा है, वहाँ की खेती में जा रहा है। आप देखो, अभी तक मेरे ख्याल में 10-12 लोगों की डेथ हो चुकी है कैंसर से। वैसे दिक्कतें कई हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस दूषित पानी की वजह से लोगों के सामने कई दिक्कतें आ रही हैं और उससे भी बड़ी बात कि यही नदी आगे जाकर गंगा में समाहित भी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। नैनीताल व्यापार मंडल ने दूसरे दिन भी कोतवाली में घेराव किया और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
रुड़की में अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। कोविड के दौर में सुशीला तिवारी अस्पताल में कई बेड और वेंटिलेटर खरीदे गए थे, लेकिन इसकी बड़ी खेप आज भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जोशीमठ के औली परसारी सुनील गांव में ओलावृष्टि से सेब की फसलों को भारी नुकसान हुआ। साथ ही ओले पड़ने से औली रोड पर फिसलन बढ़ गई है। हरिद्वार के सिटकुल में पुलिस ने बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई। साथ ही 50 मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया। 20 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया। अल्मोड़ा के सुमेश्वर में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पौड़ी गढ़वाल में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने जन सुनवाई की, जिसमें कुल 18 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। विकासनगर में एनएच चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव से कई लोग नाराज। सिंगर जुबिन नौटियाल और उनके पिता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से रोड चौड़ीकरण न करने की मांग की। अल्मोड़ा डीएम ने खेल मैदान की आधुनिक पिच का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि युवाओं को खेल की तरफ हमारी प्राथमिकता है। बागेश्वर में प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से जुड़े समाज सेवी डेविड हॉपकिंस को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।